आप में से कितनों ने द फेमस इंडियन नेवी रिवोल्ट ऑफ 1946 सुना हुआ है? आपके यहाँ पे फैमीन्स कर देते थे, हम जो जलियांवाला बाग कर देते थे, उनको इतनी दया आ गई कि हम आपकी नॉन वायलेंस से छोड़ के चले। ओवरनाइट क्या हुआ कि 78 इंडियन वॉरशिप्स रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया. द ब्रिटिश लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द इंडियन नेवी overnight. 78 ships in Karachi, in Mumbai, Visakhapatnam, in Madras, in the Andamans, even in Indonesia, Singapore, and in the Middle East. और ये जो इंसरेक्शन हुआ नेवी का, it was a huge challenge. It was a huge threat for the Congress Party and for the Muslim League. फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था और लिंक डाला था, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसको भारत के इतिहास से, हिस्ट्री बुक से या तो दबाया गया या उसको मिस रिप्रेजेंट करके पेश किया गया, क्योंकि एक नैरेटिव चलाना था जिस पे वामपंथियों का बहुत देर तक कब्जा रहा। ये सोशल मीडिया का भला हो कि अब हम उस नैरेटिव्स को तोड़ पा रहे हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म्स इंडिपेंडेंट हो गए हैं। और इसके अंदर आज हम 5 टॉपिक्स की बात करेंगे भारत के इतिहास के ग्लोरी की। महाभारता से लेके 1946 की जो नेवल म्यूटिनी थी, उस तक लेके सारी बातें करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि ये सब डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ अभिजीत हैं, हु इज़ लाइक अ रेनेसेंस मैन। इतने सारे सब्जेक्ट्स पे वो बोल रहे हैं और इतनी अमेजिंग डेप्थ ऑफ नॉलेज के साथ बोल रहे हैं, बी इट एज़ अ फिज़िसिस्ट, बी इट एज़ अ हिस्टोरियन, बी इट एज़ अ टेक्नोलॉजिस्ट। तो बहुत अलग-अलग फील्ड्स कवर कर रहे हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ ला रहे हैं। तभी मैंने कहा ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ रेनेसेंस मैन। और ये चीज़ें जब वर्ल्ड में आपको नॉलेज स्प्रेड हो रही है और भारत के बारे में जाननी बहुत ज़रूरी है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट हिम हियर। और आप सब जो पहली बारी जुड़ रहे हैं यूट्यूब से या फेसबुक से, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा कि हम अपने बारे में सही चीज़ें जान पाएँ। सो अभिजीत, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड टेकिंग आउट टाइम। Thank you for having me. अभिजीत, हमने जैसे आप डिसाइड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत मिस रिप्रेजेंट किए हैं या हाइड किए गए हैं। और ऐसा दिखाया, एक टॉपिक वो है जो अ, दिखाने के लिए, कास्टिज़्म दिखाने के लिए या ये दिखाने के लिए कैसे सप्रेशन हो रहा था, वो है जिससे मैं शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद जो-जो टॉपिक्स आपको अच्छे लगें कि गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण या एकलव्य के साथ, जो हमने सबने पढ़ा है, कि बहुत डिस्क्रिमिनेट किया था। तो आप ज़रा इस पे अपने व्यूज़ और जो आपको लगता है किस तरह ये प्रेज़ेंट किया गया और गलत तरह प्रेज़ेंट किया गया, इसकी बात से आप शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, जी। तो ये स्टोरी हम सबको पता है। आई थिंक बहुत सारे टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि द्रोणाचार्य बहुत बड़े गुरु थे उस समय के, और कर्ण उनके पास नॉलेज लेने के लिए आए थे, और द्रोणाचार्य ने कुछ नॉलेज उनको दिया नहीं। उनके सामने डिस्क्रिमिनेशन किया। और दूसरी बात है कि एकलव्य एक और पोटेंशियल शिष्य थे उनके, जिनको द्रोणाचार्य ने नॉलेज नहीं दिया, और फिर उनका एक वो थंब ले लिया उन्होंने एज़ गुरु दक्षिणा, बिकॉज़ एकलव्य ने चुपके से वो नॉलेज लिया उनसे, और फिर गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने उसका थंग ले लिया, अंगूठा ले लिया। तो इसका एक्चुअल ट्रुथ क्या है? कोविड याद है आपको, जब एक दिन सडनली कोर्ट्स बंद हो गए, इनफैक्ट दुनिया ही बंद होगी, तब उस आपदा के अंदर मुझे अवसर मिला यूट्यूब चैनल शुरू करने का, आपसे जुड़ने का। आप सब जो उस समय से सब्सक्राइब किए हुए हैं, आपका बहुत धन्यवाद। उस समय कुछ टाइमलेस कॉन्वर्सेशंस की थी हमने, ऐसे सब्जेक्ट्स पे जो एक दिन या 10 दिन या 10 साल नहीं, परमानेंट है। वो कुछ वीडियोस में दोबारा चला रहा हूं कोर्ट की जून की छुट्टियों के अंदर। अगर आपने नहीं देखी तो आपको बहुत आनंद आएगा इन वीडियो के अंदर, और अगर आपने देखी हुई है तो ये आपकी वो मेमोरीज कॉन्वर्सेशन की रिवाइव करेगा। और आप में से जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा परिवार बढ़ता जाए और हम अहम मुद्दों पर जरूरी बातें करते रहें। तो क्या होता है कि कर्ण जो है उसके 3 गुरु थे। 3 गुरुओं से कर्ण ने नॉलेज लिया, मार्शल आर्ट्स, शस्त्र विद्या एटसेट्रा। एक तो द्रोणाचार्य थे, दूसरे कृपाचार्य थे, और तीसरे परशुराम थे। ठीक है? तो इन सब से कर्ण ने नॉलेज लिया। अभी हर स्टूडेंट सेम नहीं होता है। कुछ का एबिलिटी ज़्यादा होता है, कुछ का एबिलिटी कम होता है। अभी कर्ण का काफ़ी सारे कैरेक्टर फ्लॉज़ थे। वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था,
वो बहुत फाउल माउथ था, उसका सेल्फ कंट्रोल कम था। ये सब हमें टीवी सीरीज में दिखाते नहीं है, राइट? और उसका वो एबिलिटी नहीं था कि हाईएस्ट ट्रेनिंग वो ले सके, जैसे कि ब्रह्मास्त्र है, राइट? तो इसके लिए द्रोणाचार्य ने मना किया कि मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र की विद्या नहीं दूंगा। और द्रोणाचार्य ने ये अपने स्वयं के पुत्र, उनका जो खुद का बेटा था, उसको भी नहीं दिया ये, राइट? अश्वत्थामा, उनका बेटा अश्वत्थामा था, उसको भी उन्होंने ये विद्या नहीं दी। तो कहां से डिस्क्रिमिनेशन हो गया? दूसरी बात, अ, एकलव्य की बात करते हैं फॉर इंस्टेंस। अभी एकलव्य था, अभी एकलव्य को हमें पॉपुलर डिस्क्रिप्शन में कैसे दिखाया जाता है? उसने ट्राइबल ड्रेस पहना है, उसके सर में वो फेदर्स है, वो गांव वाले, आई मीन वो ट्राइबल वाले स्टाइल में। बट वो ट्राइबल था ही नहीं, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। वो क्षत्रिय था, ही वाज अ वॉरियर। उनके जो पिताजी थे वो जरासंध की सेना में एक बहुत बड़े वॉरियर थे। तो उस समय द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के थे, और ये एकलव्य अ, ये जरासंध के कैंप का था। ये दोनों एनिमी किंगडम्स थे। अब अगर पाकिस्तानी आईएसआई का एक आदमी आता है, लड़का, इंडिया में बोलता है कि मुझे आईएमए में ट्रेनिंग लेनी है, तो क्या हम उसे ट्रेनिंग देंगे? हम नहीं देंगे, बिकॉज ये हमारा एनिमी है। उस समय अ, हस्तिनापुर और जरासंध का जो जो किंगडम था, उसमें एनिमिटी थी। और ये यहाँ पर आ गया द्रोणाचार्य के पास कि मुझे विद्या दीजिए। द्रोणाचार्य ने मना किया, और ये अब ये इसने छुपके से विद्या ले ली, छुप छुप के देख के। इट्स कॉल्ड हैकिंग, आजकल उसको हैकिंग कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। तो उसने ये काम किया, और फिर उसने द्रोणाचार्य जी को बोला कि भाई ऐसा ऐसा मैंने किया है। तो द्रोणाचार्य ने फॉर द सेक ऑफ हिज नेशनल इंटरेस्ट उनका अंगूठा मांग लिया। अब इसमें कौन सा क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कौन सा कास्टिज्म हुआ? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और दूसरी बात है कि हर किसी को आप एडमिशन थोड़ी देंगे आपके विद्यालय में। फॉर इंस्टेंस, द्रोणाचार्य रॉयल गुरु थे, ही वॉज द गुरु ऑफ द रॉयल प्रिंसेस ऑफ द कुरु डायनेस्टी, राइट? ये रॉयल गुरु थे। अभी आज आप अगर हार्वर्ड में जाएंगे और कहेंगे कि मुझे एडमिशन दे दो, देंगे आपको? नहीं भाई, यू हैव टू फुलफिल सम क्राइटेरिया। अगर आप आईआईटी में जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मैं मुझे एडमिशन चाहिए, और अगर आईआईटी आपको नहीं देगी बिकॉज आपका वो मार्क्स नहीं है, वो सब नहीं है, तो क्या आप उसको कास्टिज्म बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे? नहीं, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड्स, राइट? तो ये सिंपल लॉजिक है। देयर वाज नो कास्टिज्म, इट इज सिंपल लॉजिक कि भाई दे डिड नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। द्रोणाचार्य का खुद के पुत्र अश्वत्थामा को उन्होंने वही विद्या नहीं दी जो उन्होंने कर्ण को नहीं दी। लेकिन कर्ण को काफी सारी अलग ट्रेनिंग दी उन्होंने। और फिर कर्ण ने कृपाचार्य से भी काफी सारी ट्रेनिंग ली, और फिर परशुराम जी से। और परशुराम जी को उन्होंने कहा कि वो मैं कुछ तो उसने मिस रिप्रेजेंट किया अपना आइडेंटिटी। तो ऐसा आदमी था कर्ण। आजकल सीरियल्स में दिखाते कि कर्ण वाज बेटर देन अर्जुन, उसको हमने मिस रिप्रेजेंट किया है हिस्ट्री में, हम कास्टिस्ट थे, हम डिस्क्रिमिनेटिव थे। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज ऑल नॉनसेंस। और और एक और बात है, ये श्री कृष्ण का जमाना था, राइट? श्री कृष्ण का, श्री कृष्णा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लेनेट। यस, आई थिंक नोबडी कैन डिनाई दिस। अब श्री कृष्ण जी के टाइम पर ऐसा कास्टिज्म हो रहा था, वो चलाने देंगे क्या? अ मैन एज ग्रेट एज श्री कृष्णा कभी कास्टिज्म होने देंगे, डिस्क्रिमिनेशन होने देंगे? नहीं होने देंगे। सो दिस डजंट मेक एनी सेंस। और बहुत सारे लोग जो एक्चुअली एंटी हिंदू नहीं है, वो भी मानते हैं कि हमारे धर्म में और हमारे इतिहास में ये सब प्रॉब्लम्स थे। नहीं थे भाई, नहीं थे। आपको सब मिस रिप्रेजेंट किया गया है। आप किसी भी इलस्ट्रेशन को देखिए जिसमें एकलव्य को दिखाया है, उसमें उसको ट्राइबल ड्रेस पहना जाता है, उसके सर में वो पंख डालते हैं, राइट? ऐसा कुछ नहीं था। ही वाज अ रेगुलर क्षत्रिय लाइक एवरीबॉडी एल्स, वाज अ वॉरियर। तो ये सब लेफ्टिस्ट मिसरिप्रेजेंटेशन है, और ये सब अभी टीवी सीरियल्स में भी आने लगा है। और टीवी सीरियल्स इज नॉट द राइट सोर्स ऑफ नॉलेज। आई वांट टू टेल ईश्वरन जी, आपके व्यूअर्स को, कि अगर एक टीवी सीरियल देखा है तो आप इसके एक्सपर्ट नहीं बन गए भाई। टीवी सीरियल में दे नीड कंट्रोवर्सी, दे नीड मसाला, तभी उनके टीआरपी बढ़ेंगे। सो दैट्स व्हाई दे ट्राई टू से कि आज तक हमें जो सिखाया गया है वो सब गलत थे। एक्चुअली कर्ण बहुत महान था। अरे भाई, वो महान नहीं था, ही वाज नॉट अ ग्रेट मैन। तो ये बात है। सो दैट इज व्हाट आई कैन से इन शॉर्ट अबाउट अस। इस पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जैसे आपने कहा टेलीविजन सेल करता है टीआरपी पे। अगर यस, आप उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे तभी सेल करेगा। अगर आप दिखाएंगे सारे ही क्षत्रियास थे या सारे ही वेपन ट्रेनिंग ले रहे थे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। उसमें टू बिकम अ क्वेश्चन ऑफ कि भाई रॉयल्टी आज डेमोक्रेसी में हमें बहुत अजीब लगती है,
बट रॉयल्टी वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज प्राइम मिनिस्टरशिप इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कल शायद हु नोस 200 500 800 साल बाद हमें ये बहुत गलती फॉर्म ऑफ वो लगे, हर बात पे शायद हम डायरेक्ट वोटिंग कर पाए, हर इशू पे डायरेक्ट वोटिंग कर पाए। आई डोंट नो 1000 साल बाद 5000 साल बाद टेक्नोलॉजी क्या होगी। सो वहां पे रॉयल्टी वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे आज हर अच्छे देश को हम डेमोक्रेटिक मानते हैं, वैसे उस समय हर अच्छे देश में या हर अच्छे प्रदेश में और अगर कोई रॉयल गुरुज हैं तो वो हर अलग अलग सीमाओं में रॉयल गुरुज थे। कई उसमें से बहुत बड़े किंगडम्स थे, कई छोटे किंगडम्स थे, कई बहुत बड़े गुरुज थे, कई उससे कम बड़े गुरुज थे। तो ये एक रियलिटी है और ये कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह दिखाया जाता है, ये इसलिए दिखाया जाता है टू शो। और दूसरी बात मेरा एक और मानना है कि आज इतने इतने हजारों साल बाद आप किसी की भी कास्ट कैसे डिटरमिन कर सकते। इन दैट सेंस इट इज, मैं बीच में इस इशू में पढ़ूंगा नहीं, बीच में अभी एक बहुत इशू शुरू हो गया किसी महाराजा को लेके कि वो कौन सी जाति के हैं। काफी उस पर विवाद शुरू हुआ। तो मेरा ये मानना है ये सारे जो महान लोग थे वो पूरे भारत के हैं और उनकी कास्ट आइडेंटिफाई कर पाना उनका ही इंटरेस्ट हो गया, कास्ट जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं और ये नहीं मानना चाहते कि महान लोग थे, ऐतिहासिक लोग थे। अब और विद प्रिसीजन किसी भी कास्ट का आइडेंटिफाई कर पाना मेरे हिसाब से है भी बहुत मुश्किल। आप जैसे सोर्सेज पढ़ते हैं तो आप एक कर सकते हैं कि हाँ ये सोर्सेज ये कहते थे, पर अगर आज की न्यूज लें, मेरा इसमें एक मानना है कि आज अलग अलग अखबार कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन देते हैं। आज अलग अलग एक टीवी चैनल देखेंगे आपको एक मुद्दे पे लगेगा अरे ये राष्ट्रवाद है, ये है। एक और देखेंगे आपको लगेगा अरे ये तो डिक्टेटर हैं, ऑटोक्रेसी कर रहे हैं। हमेशा मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज रहे हैं और 10,000 साल बाद वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो मुझे लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट्स किए जाते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं इस तरह से। सो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यस। तो बहुत अच्छा जो आपने इसको क्लैरिफाई किया कि क्या सिस्टम था और क्यों था। सेकंड टॉपिक आप किस पे बात करना चाहेंगे अभी? बहुत सारे टॉपिक्स है, आप बताइए, यू चूज़ द टॉपिक। आप इंडियन नेवी या इससे पहले हम करते हैं जो एक बहुत स्प्रेड किया गया कि अंग्रेज थे तो कम से कम रेलवे लाइंस बना गए, नहीं तो भारत में तो रेलवे भी नहीं आती। अंग्रेजों की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी थी, वो रोड बना गए, नहीं तो हम लोग तो रोड भी नहीं बना पाते। बेसिकली कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन वाज गुड फॉर इंडिया, ये बहुत किया गया क्योंकि हम जैसे बोलते हैं उन्होंने जिनको दिया सत्ता संभाली, वो एक कॉन्टिन्यूटी थी इंडिपेंडेंस के बाद भी। तो इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? जी, ये बहुत पॉपुलर मिसकंसेप्शन है इवन अमंग वेरी एजुकेटेड पीपल कि भाई ब्रिटिश नहीं होते तो हमारा क्या हाल होता आज। ब्रिटिश ने हमें ये सब दिया, इन्होंने मुझे हमें टेक्नोलॉजी दी, हमें एजुकेशन सिस्टम दिया, जुडिशरी दिया। अरे अंग्रेजी भाषा दी, विदाउट इंग्लिश देयर इज नो साइंस, देयर इज नो प्रोग्रेस विदाउट इंग्लिश। ये सब हम मानते हैं और बहुत ही एजुकेटेड और रिस्पेक्टेड लोग ये सब बात मानते हैं, राइट। और एक और बात बोलते हैं लोग कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो आज भी हम तुर्कों के नीचे होते, तुर्क हम पर आज भी राज करते होते। तो पहली बात तो ये है कि 1750s 1760s में तुर्की राज नहीं था भारत पर, मराठा राज था। मराठा मराठा एम्पायर बहुत बड़ा था उस समय। उन्होंने एक्चुअली हिंदवी स्वराज्य एक्चुअली स्थापित किया था। उनका जो टेरिटरी था वो सदर्न अफगानिस्तान तक था। इतना बड़ा उन्होंने टेरिटरी कॉन्कर किया था। और ब्रिटिश ने तुर्कों को नहीं हराया, उन्होंने मराठास को हराया। उन्होंने ये दो मराठा एंग्लो मराठा वॉर्स हुए थे, उसमें उन्होंने मराठा एम्पायर को ब्रेकअप कर दिया और फिर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया भारत में। सो दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द टर्किक ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, दे डिस्ट्रॉयड द हिंदवी स्वराज्य ऑफ द मराठा एम्पायर। उन्होंने ये काम किया है। तो पहली बात तो ये है, उन्होंने हमें किसी से बचाया नहीं, उन्होंने हमें हमें इंस्लेव किया है। पहली बात ये। दूसरी बात कि उन्होंने उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे रोड्स बनाए, रेलवे लाइंस बनाई, ये सब। अरे भाई उनके पहले कोई रोड नहीं थे क्या भारत में? उनके आने से पहले कोई रोड नहीं थे क्या कुछ भी? अरे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक बहुत बड़ा हाईवे था, और भी आगे जाता था वो। ये कितने 2-2.5 हजार किलोमीटर तो कम से कम होगा, और बहुत ही वेल मेंटेन्ड हाईवे था। और ये एक ही बात कर रहा हूं मैं, ऐसे पूरे नेटवर्क्स थे रोड्स के, पूरे थ्रू आउट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इंडिया। आज जैसे आज हम एक इंटीग्रेटेड नेशन है, उस समय भी हम एक इंटीग्रेटेड सब कॉन्टिनेंट और एक एम्पायर थे। लेकिन ये सब आज हमें हिस्टोरियंस बताएंगे नहीं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये बात है। और रेलवेज, ठीक है भाई, वो रेलवे यहाँ लाए, उसके पहले रेलवेज नहीं थे। उन्होंने रेलवे लाइंस किसके पैसे से बनाए?
वो क्या इंग्लैंड से पैसा लेके आए हमारे लिए इसे बनाने के लिए? नहीं, उन्होंने हमारे पैसों से रेलवे लाइंस बनाए, उन्होंने हमारे लेबर से रेलवे लाइंस बनाए। और उन्होंने किस पर्पस के लिए रेलवे लाइंस बनाए? दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑक्यूपेशन एंड एक्सट्रैक्शन। वो सारे रेलवे लाइंस पोर्ट सिटीज जाते थे, और पोर्ट सिटी से इंडिया का सारा ट्रेजर, सारा माल इंग्लैंड जाता था। इस काम के लिए ही उन्होंने ये सब रेलवे लाइंस और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। उन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स हमें दिए। क्या बात है भाई, बिल्डिंग! विक्टोरिया टर्मिनस, क्या आजकल उसको सीएसटी बोलते हैं। और कुछ और क्या क्या नहीं है, कलकत्ता में वो विक्टोरिया मेमोरियल है, कितने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स हमें दिए। अरे भाई, हम इनसे अच्छे बिल्डिंग बनाते थे, और ये सारे बिल्डिंग्स उन्होंने हमारे पैसे से बनाए हैं, और खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए, राइट। और एक और बात है कि इन्होंने हमारे लिए बहुत सारे फिलेंथ्रोपिक काम किए। अगर आप देखेंगे इंडिया का जीडीपी बिफोर द ब्रिटिश राज, तो इट वाज 1/3 ऑफ द एंटायर वर्ल्ड जीडीपी। इतना प्रॉस्परस था भारत। वो लोग गए ना 1947 में, ऑफिशियली वो गए, तब इंडिया का जीडीपी लेस देन 2% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी था। वो पैसा कहाँ गया भाई? कहाँ गया? वहां गया। और करेस्पॉन्डिंगली उनका जीडीपी राइज होता है। आप देखेंगे, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, तो ये सारा काम जो यहाँ पर था उनका, वो सिर्फ चोरी का काम था, लूटपाट का और मर्डर, मास मर्डर। उन्होंने कम से कम 100 मिलियन इंडियंस की हत्या की है थ्रू आर्टिफिशियल फैमिन्स। साल भर साल आर्टिफिशियल फैमिन्स, मिलियंस ऑफ पीपल डाइंग एवरी ईयर। लास्ट वाज बंगाल फैमिन अंडर विंस्टन चर्चिल। ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेकिन हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं उनको ये दिखता नहीं है, अंधे हैं, उनका दिमाग नहीं चलता है। और ये इंग्लिश भाषा की हम बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा इज द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रेस, इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। भाई, जापान में कौन सी भाषा बोलते हैं? जापान इज द मोस्ट साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी ऑन द प्लैनेट। वहां पर कौन सी भाषा का उपयोग होता है? जर्मनी। चाइना में चाइना में कौन सी भाषा का उपयोग होता है? जर्मनी में कौन सी भाषा? फ्रांस में कौन सी भाषा? फ्रांस रफाल एयरक्राफ्ट बनाता है, उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कितने अच्छे हैं। जर्मनी इज द इंडस्ट्रियल पावर हाउस, द हार्ट ऑफ यूरोप। वहां पर कोई इंग्लिश एडवांटेज नहीं है। रशिया में कौन सी भाषा बात करते हैं? उनकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। ये सब हमें हमारे दिमाग में बिठाया गया है, और हम ये ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। हमारे इंटेलिजेंट एजुकेटेड लोग, पीएचडी वाले लोग ये बिलीव करते हैं। इट इज शेमफुल। सो आई थिंक दिस clearly shows कि भाई ब्रिटिश colonization was not good for India. It destroyed India. आज इंडिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो वहां से आए हैं। जैसे आपने एक, मैं इसमें और बात जोड़ूंगा, जो इनडायरेक्टली फेमीन किया, या जलियांवाला बाग जैसे देख लीजिए। क्या कोई भी अपने देश के नागरिकों पे ऐसे काम कर सकता है? भारत में कर ही नहीं सकता। और उस समय तक ब्रिटेन क्या लंदन में ऐसा कुछ कर सकती थी? जितने उस समय लेबर राइट्स, लेबर स्ट्राइक्स इतनी मैसिव होती थी। वो जमाना था जब कम्युनिज्म अपना हेड रेयर कर रहा था। और क्या कभी वहां पे ऐसे लोगों को बेसिकली भून दिया जा सकता है? ये संभव है? ये संभव ही नहीं था उस समय वर्ल्ड में, जो ये डायरेक्टली भी कर रहे थे। पर मैं इसमें आपसे एक बात पे थोड़ा चाहूंगा, क्योंकि आपने टच किया कि इंटीग्रेटेड था भारत, क्योंकि ये एक मिथ्या बहुत फैलाई गई है कि भैया इंडिया इंडिया ही नहीं था, भारत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ये तो अंग्रेजों का भला हुआ जो उन्होंने भारत को एक देश का रूप दिया। तो जो आपने चंद्रगुप्त मौर्य की बात की या और भी बातें की, उस पे जो इंटीग्रेटेड था भारत, और वो दिखता भी है हमारे होलिएस्ट ऑफ प्लेसेस किस तरह अलाइन किए गए हैं, उसमें भी दिखता है। हमारे तीर्थ स्थान है, उसमें भी दिखता है। पर आई वुड वांट यू टू स्पीक ऑन दिस कि भारत हमेशा एक इंटीग्रेटेड राष्ट्र था। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप जेनेटिक्स देखेंगे, जेनेटिक्स इज अ हार्ड साइंस। उसमें कोई अप एंड डाउन या कोई ओपिनियन वाली बात नहीं है। जेनेटिक्स इज जस्ट अ हार्ड साइंस। अगर आप भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जेनेटिक्स देखेंगे, तो यू विल फाइंड कि इंडिया हैज द हाईएस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी outside of Africa, and yet the Indian population is genetically very uniform. अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, आपको सेम ही जेनेटिक्स मिलेंगे। ओके, साउथ इंडिया वाले कुछ लोग थोड़े डार्कर स्किन वाले होते हैं, क्योंकि उनका क्लाइमेट ऐसा है, वो हजारों साल से वहां पर जी रहे हैं, तो उनका क्लाइमेट ऐसा है, इसके लिए उनकी स्किन डार्क है। नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, अफगानिस्तान में जाएंगे, तो फेयर स्किन मिलती है पश्तूनों में, कश्मीरियों में, एक्सेट्रा, पंजाबीज में एंड सो ऑन। तो अलग अलग अपीयरेंस सुपरफिशियल लेवल पे आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप जेनेटिक टेस्ट करेंगे, तो आपको सबके जेनेटिक्स सेम ही दिखते हैं। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस जेनेटिकली बिटवीन अ पर्सन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। मुथैया मुरलीधरन, इमरान खान का जेनेटिक्स एक ही है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक ही है।
तो ये बात है, ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर आप लिपि की बात करेंगे, जो स्क्रिप्ट्स ऑफ राइटिंग है, ब्राह्मी लिपि एक बहुत फेमस हमारी पुरानी स्क्रिप्ट है, जिसमें हम कोई भी भाषा लिख सकते हैं। तो ब्राह्मी लिपि अबाउट 2.5 ईयर्स पहले प्रचलित थी, राइट? तो ये ब्राह्मी लिपि हमें नॉर्थ इंडिया में मिलती है हर जगह, और साउथ इंडिया तमिलनाडु में भी मिलती है। लेकिन आजकल ये जो हिस्टोरियंस है उसको वो तमिल ब्राह्मी बना के बेच रहे हैं। दे आर सेइंग इट इज तमिल ब्राह्मी, कुछ थोड़ा सा अलग है, इसके लिए वो तमिल ब्राह्मी है। अरे क्या तमिल ब्राह्मी बेर, Brahmi is Brahmi, that's it. So Brahmi language is found all across India. तो it demonstrates कि एक ही स्क्रिप्ट थी पूरे भारतवर्ष में, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। और इससे बहुत सारे एविडेंस है, जेनेटिक एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। जैसे आपने कहा कि जो तीर्थ स्थल है, भाई एक ही देवी, एक ही देवता की पूजा होती है हर जगह, अलग अलग फॉर्म्स में। बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लोकल डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ वेरी a place of incredible plurality on a local level but uniformity on a civilizational level। तो ये सब छोटे छोटे डिफरेंस को ढूंढ के ये लोग निकालते हैं और बोलते हैं कि भाई सब अलग अलग है, राइट? जैसे कि आर्यन द्रविडियन भाषा अलग अलग है। कौन सी अलग है भाई? 40-50% तो सब वर्ड्स कॉमन है इसमें। तो ये सब मिथ्स है जो इन हिस्टोरियंस ने और अलग और मीडिया ने बनाई है, बट दीज हैव नो बेसिस इन एक्चुअल फैक्ट्स एंड एक्चुअल डेटा। बिल्कुल। और ये जैसे मैंने कहा, कंट्रोवर्सी में डिवाइड एंड रूल अंग्रेज तो खुल के बोलते थे, और आज भी जो करना चाहते हैं वो खुल के नहीं बोलते, पर पॉलिसी वो डिवाइड एंड रूल वाली ही चल रही है इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए। क्योंकि अगर यूनाइटेड हो जाओगे तो फिर तो ये राष्ट्र के मुद्दे रहेंगे, और आप डिवाइड करते रहेंगे तो आप नैरो सेगमेंट्स में डिवाइड करके ये नैरो सेगमेंट को यहाँ से तोड़ लिया, ये नैरो सेगमेंट को वहां से तोड़ दिया, और इलेक्टोरल बेनिफिट ले सकते हैं, जो अंग्रेजों ने किया डिवाइड एंड रूल करके। और अंग्रेजों में एक लास्ट बात करूंगा इस पे, ये तो छोड़िए कि वो क्या करते थे, वो सब मैं अभी पढ़ा 1800s के अंदर मेरी नजर में आया कि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, कुर्सी आपको मिल सकती है, तो कुर्सीदारी कुछ वर्ड यूज किया गया था कि अगर आप अंग्रेज अफसर के सामने बैठ पाए तो डीसी एक आपको चिट्ठी देता था या आपको सर्टिफिकेट देता था कि ये अपने एरिया का सम्मानित व्यक्ति है। तो अगर ये अंग्रेज के सामने हो, नॉट डीसी, एनी अंग्रेज, जूनियर मोस्ट अंग्रेज ऑफिसर के सामने भी है, तो इसको कुर्सी दी जा सकती है। और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कुर्सी भी नहीं दी जाएगी। दैट इज हाउ मच यू हैव टू बी ह्यूमिलेटेड, नो मैटर आप कितने विद्वान हो या कितने बड़े पूंजीपति हो। तो क्या ये सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जो अंग्रेज भारत में डिस्क्रिमिनेशन की बात करना चाहते हैं? आपको एक कुर्सी तक नहीं मिलती थी। आउटराइट रेसिज्म है, आउटराइट रेसिज्म। दिस इज, ये लोग हमें अक्यूज करते हैं कि हम कास्टिस्ट है। अरे भाई अपना खुद का रिकॉर्ड देखो भाई, क्या बात करते हो? enslavement of entire countries, genocide of hundreds of millions of people, and this sort of racism, casual, normal, routine racism। ये हर, these are the worst people on the surface of the planet, these people with their ideology and their mentality and their worldview। they have no right to discriminate, to accuse us of any such thing, and they have no business। भाई भारत में जो होता है वो तुम्हारा क्या काम है? लेकिन आज क्या हुआ है कि उनके जो उनके जो आइडियोलॉजी वाले मेंबर्स है, फॉर इंस्टेंस द इंडियन एकेडमिक सिस्टम, सारे के सारे लेफ्टिस्ट से, ऑल ऑफ देम आर एंटी इंडियंस एंड दे आर ऑल हिंदू फोबिक। तो इसके लिए क्या होता है कि आज एजुकेशन सिस्टम सबको ब्रेन वॉश कर देती है, और छोटे छोटे बच्चे दे ग्रो अप बिलीविंग कि इंडिया इज एन इविल कल्चर, इंडियन इविल सोसाइटी, बैकवर्ड, मिसोजिनिस्टिक, पेट्रियार्कल, कास्टिस्ट, क्या क्या नहीं। सो इसको हमें रिफॉर्म करने की बहुत जरूरत है, एंड आई होप इट हैपेंस समडे सून। आप जैसे कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और वर्ल्ड ऑनलाइन जा रहा है, और वो जो डिवीजन था कि पहले जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया वही आप पढ़ते थे, जो एक दो चैनल्स में दिखाया है वही आप देखते थे। नाउ ऑडियंसेस कैन मेक अप देयर ओन माइंड, सारा डाटा है। आपको लगता है अभिजीत गलत बोल रहे हैं, आप जाके रिसर्च कीजिए, अपना माइंड अप्लाई कीजिए। एक्चुअली दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर आप सुनने के बाद थोड़ा रिसर्च करेंगे, एग्री या डिसएग्री, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर एनीबॉडी वाचिंग एनी डिस्कशन ऑन दिस। अभिजीत, आपने बिकॉज कल्चर की बात की तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा, सरस्वती रिवर कभी थी नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन वैनिश्ड था, और बहुत इस तरह सा था, कुछ सिविलाइजेशन ही नहीं था, और वहां पे कोई संस्कृति कॉन्टिन्यूटी तो बिल्कुल है ही नहीं। तो ये जो पूरा नैरेटिव है ना, सरस्वती लोग तो माँ सरस्वती मानते हैं, पर ये तो कहते हैं सर नदी भी मानो तो नदी थी ही नहीं, और सिविलाइजेशन बहुत माइनर सा था। उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे और क्या लोगों को इन्फॉर्म करना चाहेंगे?
तो ये जो जो मेन स्ट्रीम पॉपुलर जो नैरेटिव जो है, ऑफिशियल नैरेटिव हिस्ट्री बुक्स में, ये है कि जो सरस्वती नदी थी, इट इज अ मिथिकल रिवर, इट इज जस्ट मिथिकल थिंग, ऐसी कोई एक्चुअल फिजिकल नदी नहीं थी, ये सिर्फ लिखने के लिए थी नदी। एंड दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम गॉडेस, ऑफ सम हिंदू गॉडेस, बैकवर्ड हिंदू गॉडेस, ये बोलते हैं। तो पहले बात तो ये उनका ये अंटिल वेरी रिसेंटली ये सब सब मानते थे कि ये सरस्वती वो सब मिथिकल रिवर इन्होंने मेकअप किया था, इन्वेंट किया था। लेकिन अभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा साइंटिफिक डेटा है, साइंटिफिक एविडेंस है, सैटेलाइट इमेजेस है। अगर आप गूगल अर्थ में जाएंगे एंड यू नो वेयर टू लुक, आपको एक इमेंस नदी का ड्राई रिवर बेड मिलेगा गोइंग फ्रॉम हिमालयस टू द इंडियन ओशन, इन इन सौराष्ट्र एंड कच्छ, दैट रीजन। तो बहुत ही बड़ी नदी एक्चुअली हमें दिखती है, उसके ड्राई रिवर बेड दिखता है हमें फ्रॉम हिमालयस ऑल द वे डाउन साउथ टू द इंडियन ओशन। और फिर साइंटिस्ट ने बहुत सारे टेस्ट भी किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, और अब तो नेचर जो सबसे बड़ा साइंटिफिक जर्नल है पूरे विश्व में, सबसे प्रोमिनेंट है, उसमें भी अब ये पेपर्स पब्लिश होने लगे हैं कि दिस रिवर एग्जिस्टेड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, साइंटिफिकली अब प्रूव हो गया है। और अब तो उसको ये सरस्वती भी बोलते हैं नेचर पब्लिकेशन में, राइट? सो दे हैव आल्सो आइडेंटिफाइड इट विद द वैदिक सरस्वती। सो अब तो ये बात पूरी उड़ गई है, evaporate हुई है। And I don't know what arguments they have now, but it is clear that there was an enormous river. सबसे बड़ी नदी थी सप्त सिंधु रीजन की, बिगर देन द सिंधु रिवर, बिगर देन द इंडस रिवर। 2-3 किलोमीटर का उसका विड्थ था एट सम प्लेसेस, ह्यूज ह्यूज मैसिव रिवर। तो ये तो अभी इसका एग्जिस्टेंस प्रूव हो गया है। एंड इट ड्राइड आउट अप्रोक्सीमेटली 1500 बीसी, मतलब आज से 350-4000 साल पहले ये ड्राई आउट हो गई। अब ये लोग बोलते हैं कि ऋग्वेदा कुछ 1500 साल, कुछ 3000 साल पहले लिखा गया था। तो भाई ऋग्वेदा में तो इतने रेफरेंसेस है इतनी बड़ी नदी के, तो ये तो उस समय आप बोलते हो उस जब लिखा था ऋग्वेदा तब तो ये ड्राई आउट हो गई थी। तो क्या उन्होंने, I mean, it doesn't make any sense. So this again proves that the dating of Rig Veda is completely faulty. It has to be around 6000 BC when the river was in the prime. ये बात है। अभी आप हड़प्पन बात करेंगे, ये लोग कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वैनिश हो गया, गायब हो गया, हवा में उड़ गया। और आज के जो लोग हैं ये आर्यंस है, आर्यंस और द्रविडियंस के डिसेंडेंट्स है। और ऐसा भी बोलते हैं ये लोग कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ओरिजिनली अ द्रविडियन सिविलाइजेशन, और फिर ये आर्यन कहीं से आए, यूरोप से आए, व्हाइट स्किन वाले गोरे लोग थे, और बहुत ही ब्रूटल थे क्योंकि वो हिंदू थे। हिंदू थे इसके लिए वो बहुत निगेटिव लोग थे, बहुत ब्रूटल लोग थे। ये आ गए, उन्होंने पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन तोड़ फोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और सारे हड़प्पन्स को साउथ इंडिया में भेज दिया जहां पर वो आज तमिल लोग हैं और ऑल दैट। ऐसा मेन स्ट्रीम नैरेटिव है। लेकिन अगर आप थोड़ा बिलो द सरफेस देखेंगे, एक्चुअल डेटा देखेंगे, तो आपको कुछ और ही इमेज मिलेगा, आपको कुछ और ही रियलिटी मिलेगी। फॉर इंस्टेंस वो एएसआई का जो ब्रिटिश चीफ था, मार्शल था उसका नाम, आई थिंक जॉन मार्शल मार्शल, उसने स्वयं लिखा है ऐसा कि इफ यू लुक एट द, अगर आप एग्जामिन करेंगे द कल्चरल आर्टिफैक्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच इज द एक्चुअली द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, इफ यू लुक एट द कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, then they have a remarkable similarity with the culture that is followed in India today. It is the same culture. It is only what we can call Hinduism, and there is no other word for it. अगर आप देखेंगे, आपको स्वस्तिका मिलेगा इंडस वैली ये जो आर्टिफैक्ट्स में, आपको शिवलिंग मिलेंगे, राइट? आपको शिवलिंग मिलेंगे, आपको छोटे छोटे स्टैचूज मिलेंगे लेडीज के, जिनके मांग में सिंदूर है, राइट? सिंदूर वाले। और आपको लेडीज के स्टैचूज मिलेंगे जिनमें जो बहुत सारे बैंगल्स पहने हैं। ये सारा कल्चर, सारा ट्रेडिशन आज भी जीवित है भारत में। एंड देयर आर सो मेनी अदर एलिमेंट्स ऑफ कल्चर जो आज भी प्रेजेंट है। सो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, एक्चुअली रियलिटी क्या है, कि अराउंड 10,000 ईयर्स, 10,000 वर्ष कम से इंडिया में अनब्रोकन कल्चरल रिलीजियस कंटिन्यूटी है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहीं भी वैनिश नहीं हुआ, ये आज भी जीवित है। हम वही है, वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द इंडस सप्त सिंधु सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन पीपल। इट इज वन फेज ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन एंड वी आर द कंटिन्यूटी ऑफ दैट। और जेनेटिक्स अभी धीरे धीरे आने लगेंगे, पेपर्स और डेटा, इससे ये सब प्रूव हो जाएगा। और हुआ क्या था कि ये जो नदी है वो धीरे धीरे ड्राई हो गई। इसकी वजह से, इसके कारण से वहां के लोग को अलग अलग जगह पर माइग्रेट हो जाना पड़ा। एंड मेनी ऑफ देम वेंट टू ईस्टर्न इंडिया, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, डाउन साउथ, एंड दैट्स हाउ द इंडियन पॉपुलेशन इंटरमिक्स्ड अगेन एट दैट टाइम। तो ये दैट्स व्हाट आई कैन से। और यही बात इनको इरिटेट करती है कि जब आपका सिविलाइजेशन नहीं है
जब आपका बहुत जगहों पे धर्म को डेट किया जा सकता है, ऑल रिस्पेक्टफुल धर्म, बट धर्म को आप डेट कर सकते हैं, सनातन धर्म को आप डेट ही नहीं कर पाते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डेट इट, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन। आप किसी भी और धर्म को देखिए, आप एक बिगिनिंग डेट निकाल पाएंगे, आप एक बोल पाएंगे कब ये चेंज आया, उससे पहले लोग क्या थे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने उनको पेगन्स बोल दिया, पर वो क्या थे, और आपने वो चेंज आया, तो वो सिविलाइजेशनल कल्चरल कॉन्शियस चेंज आ गया। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं बिंदी वही है, सिंदूर वही है, चूड़ी वही है, मांग वही है। तो जब आपने चूड़ियां भी वही पहनी हुई है, तो ये कॉन्टिन्यूटी है। एंड दैट ग्लोरी और दैट कॉन्टिन्यूटी और समथिंग विच हैज लास्टेड सो लॉन्ग, ये मुझे लगता है उन हिस्टोरियंस को और एक कंसेंसस बन गया था कि वो उनको इरिटेट करता था कि हमसे प्राचीन सभ्यता है और इनकी प्राचीन नॉलेज है, इसीलिए ये सब किया गया। थैंकफुली साइंस सब डिस्प्रूव कर रहा है और वो इसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, दो बहुत काम करने को बचा है, बहुत चीजें करने को बची हैं। पर इसी के साथ, क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे हैं अभी जी, मैं चौथे टॉपिक पे आना चाहूंगा, जहां कहा जाता है कि जो हमारा सनातन धर्म था वो कितना फैला हुआ था, कहाँ तक था, क्या उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस था, कहाँ उसका एरियाज ऑफ प्रैक्टिस थे। क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत सिकुड़ा हुआ सा था। और यहाँ तो ये भी ट्राई किया गया कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ भारत में है ही नहीं, जबकि इतना रिलीजियसिटी है, इतने पेट्रोटिज्म है हर पार्ट्स ऑफ भारत में। अभी मैंने एक लास्ट बात बोलूंगा, उस पे आऊंगा। तमिलनाडु की वो ब्यूटीफुल वीडियो आई थी जहाँ पे जनरल बिपिन रावत और वो एम्बुलेंस जा रही थी, किस तरह लोग अपने आप हजारों की संख्या में रोड के दोनों साइड खड़े होके, दैट इज द पेट्रियोटिज्म, बी इट तमिलनाडु, बी इट असम, बी इट पंजाब, बी इट यूपी, एवरी पार्ट ऑफ भारत हैज इट। जितना मर्जी ये कोशिश कर लें, तभी शायद हम एक कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन है। पर ये क्या स्प्रेड था हमारे धर्म का, इस पे आप थोड़ा बात कीजिए। जी, तो ऑफिशियल नैरेटिव ये है कि हिंदुइज्म सेंट्रल एशिया में पहले था, सीरिया में पहले था, जो आर्यंस थे उनका धर्म था, और फिर इन्होंने इंडिया में इन्वेजन किया और ईरान में इन्वेजन किया, और इंडिया में ये हिंदुइज्म बन गया विद द कास्ट सिस्टम, ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, और ईरान में ये जरथुस्त्र का रिलीजन बन गया, ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म। ये ऑफिशियल उनका जो नैरेटिव है। अभी अगर हम थोड़ा एग्जामिन करेंगे हमारे धार्मिक एलिमेंट्स, फॉर इंस्टेंस, तो हमारा जो हमारे जो वैदिक देवी देवता थे, जो वैदिक पैंथियन था, उसमें एक एक बहुत ही एंशंट डिविनिटी थी, द्यौस पित्रो। द्यौस पित्रो सबसे सबसे वरिष्ठ देव थे उस समय के, और इंद्र भी थे। इंद्र का जो मेन वेपन है वो वज्र है, विच इज अ थंडरबोल्ट एंड हैमर। तो ये मेन दो गॉड्स थे। अभी क्या, अब अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन देखेंगे, तो ग्रीक में सबसे बड़े जो गॉड है वो जूस है, जूस, राइट। अभी जूस का क्या स्टेटस है, उनका उनका जो मेन वेपन क्या है, वो भी है वज्र, थंडरबोल्ट एंड हैमर। और जूस का जो लिंग्विस्टिक ओरिजिन है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो उसका एक्चुअल नाम है जूस पेटर। जूस पेटर, अगर आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देखेंगे, तो वो कहेंगे आपको कि जूस पैटर का ओरिजिन है दियोस पित्रो। It is a Greek way of saying Dios Pitro. And Dios Pitro is the oldest Indo-European god that we know of. So Zeus is nothing but the Greek version of Dios Pitro, and he has also incorporated elements of Indra, क्योंकि उसका जो वज्र है और thunderbolt, all that, right? So the Greek pantheon is a copy or a descendant of the Indian Vedic pantheon. अभी Zeus Pater है ग्रीस में, वो रोम में बन गया जुपिटर। जुपिटर भी वही है, उसका भी थंडरबोल्ट है और उसका भी हैमर है, और वो इवेंचुअली बन गया पेरुन बन गया अपना स्लाविक कंट्रीज में, और वाइकिंग्स में वो थॉर बन गया। थॉर, आपने थॉर तो देखा ही होगा, उसका भी थंडरबोल्ट है और वो बड़ा सा हैमर है, वो इंद्र है एक्चुअली। और ये बहुत ही रीसेंट कल्चर है। तो ये एक आपको दिखेगा कि जो वैदिक पैंथियन ऑफ गॉड्स है आपको पूरे यूरोप में, पूरे यूरेशिया में दिखेगा, लेकिन इंडिया इज द ओल्डेस्ट कल्चर एज वी हैव सीन, सो इट हैज कम फ्रॉम इंडिया। पहली बात ये। अभी दूसरी बात है, हमारी एक वैदिक देवी थी, देवी दानु। शी इज अ रिवर गॉडेस, नदियों की देवी थी वो। अगर आप बाली जाएंगे तो वहां पर वो देवी दानु को पूजते हैं आज भी, राइट। अगर आप यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में नदियां देखेंगे,
तो आपको दिखेगी डैन्यूब नदी, डॉन, नाइपर, दोनेट्स, दुनाई, ये सब दानु के ऊपर नेम्ड है। दिस रिवर्स आर ऑल नेम्ड आफ्टर दानु, द वैदिक गॉडेस दानु। जो स्कीथियन लोग थे, शक लोग थे, उनकी भाषा में वाटर, पानी का शब्द था दानु। और ये दानु का जो कल्चर है वो कहाँ तक फैला? अगर आप आयरलैंड का जो मिथोलॉजिकल हिस्ट्री देखेंगे, जो आज उसका एविडेंस नहीं है, तो उनके जो एंसेस्टर थे, दे वर कॉल्ड द पीपल ऑफ द गॉडेस दानु। उनकी जो मदर गॉडेस है, शी इज अ रिवर गॉडेस जिसका भी नाम दानु है। ये आयरलैंड तक फैला है। तो आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपको वही सारे देवी देवता, सारे गॉड्स मिलेंगे, पॉलीथीइस्ट रिलीजन, राइट? और उनका जो कल्चर था, इट वाज a certain representation of Indian culture. तो आपको क्या मिलेगा 2000 years before today? पूरा यूरेशिया जो है, उसमें एक ही कल्चर था विद लॉट्स ऑफ लोकल डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस। तो आप अगर लोकली देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ अलग ही है, लेकिन आप अगर उसको बिग पिक्चर से देखेंगे तो आपको दिखेगा सारे पैटर्न्स, कि सब एक ही चीज है, सब एक ही कल्चर का, एक ही ट्रेडिशन का अलग 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 लोकल रिप्रेजेंटेशन है। सो इट वाज स्प्रेड ऑल अक्रॉस यूरोप इन दी एंशिएंट डेज। अगर आप हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म धर्म की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल, आई हैव सेड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, बुद्धिज्म हिंदुइज्म एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। तो अगर आप सेंट्रल एशिया देखेंगे, सेंट्रल एशिया जो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऑल दिस रीजन्स, तो वहां पर आपको कितने सारे डिस्ट्रॉयड स्तूपर्स मिलेंगे, आपको वहां पर डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स मिलेंगे। अगर आप ईस्टर्न यूरोप में जाएंगे, इट इज एक्चुअली कॉकेसस रीजन, आर्मीनिया एटसेट्रा, वहां पर आपको डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स मिलेंगे। वहां पर 2000 वर्ष पहले भी हिंदू टेम्पल्स थे, जिसके ऊपर उन्होंने चर्चेस बना दिए, मोनेस्ट्रीज बना दी, राइट? तो ये हिंदुइज्म वहां पर था। धार्मिक कल्चर वाज ऑल अक्रॉस सेंट्रल एशिया। वहां पर भाषा कौन सी बोलते थे? गांधारी भाषा, जो अपनी नॉर्थ इंडियन भाषा है, आज उसको अफगानिस्तान बोलेंगे, लेकिन वो गांधार था। और इंडियन कल्चर इट स्प्रेड ऑल अक्रॉस ईस्टर्न एशिया। चाइना को डीपली डीपली इन्फ्लुएंस किया इंडिया ने। पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया हिंदू था, हिंदू बुद्धिस्ट वट एवर यू कॉल इट। इंडोनेशिया का सबसे महान एम्पायर, मजापाहित एम्पायर, हिंदू था। एंड हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस आर वर्शिप्ड इवन टुडे इन जापान विद जापानीज नेम्स। फॉर इंस्टेंस, देवी सरस्वती को वो बिनजाइतन बोलते हैं, गणेश को कुछ और बोलते हैं, उनके अलग अलग लोकल नेम्स है। लेकिन जापान में, जिसको बुद्धिस्ट कंट्री बोलते हैं, वहां पर इनसाइड बुद्धिज्म दे आर वर्शिपिंग हिंदू गॉड्स एंड हिंदू डिविनिटीज। और थाईलैंड में आज शिव जी की बहुत पूजा होती है, गणेश जी की बहुत बहुत पूजा होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हिंदुइज्म वाज स्प्रेड ऑल द वे टू द फिलीपींस, हर जगह। तो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, जो आपको दिखाया नहीं जाता है, आपके आपके टेक्स्ट बुक्स आपको ये बोलेंगे नहीं, आपके टीचर प्रोफेसर कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदुइज्म एंड इंडियन कल्चर वाज स्प्रेड ऑल अक्रॉस यूरेशिया, एवरीवेयर। ये बात है। और ये आज भी मैनिफेस्टेशन है, जैसे आपने बोला आप बाली जाइए, आज भी एक उसकी मैनिफेस्टेशन है। आप जी, जापान जाइए, आप उसकी मैनिफेस्टेशन आज भी देखते हैं। और जो थोड़ी डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स, तो मैं तो इतना बोलूँगा कि भारत के अंदर ही आज आप अगर देखें तो सेम देवी-देवताओं के डिफरेंट रूप जो भारत है आज का है, उसके अंदर भी अलग है। वो छोड़िए, एक प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर डिफरेंट स्लाइट डिफरेंसेस आ जाते हैं इन द वे यू uh, do your religious ceremonies, in the way you speak, डायलेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। यूपी तो एक ही स्टेट है, मैं देश की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो सेंट्रल इन्फ्लुएंस है वो सनातन धर्म है, वो सेंट्रल इन्फ्लुएंस सेम है, उसके मैनिफेस्टेशंस थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। अभिजीत, ये एंशिएंट हिस्ट्री से जैसे हमने फ्रेंड्स हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें करी, क्योंकि हम 5 अलग-अलग टाइप के अभिजीत टाइम पीरियड्स की बात करना चाह रहे थे। महाभारत की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हमारा रिलिजन की क्या स्प्रेड है, सरस्वती। अब मैं आता हूँ लास्ट टॉपिक पे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत की आज़ादी कैसे हुई? भारत की आज़ादी को लेके क्या फैक्टर्स आ गए थे? आप में से कितनों ने द फेमस इंडियन नेवी रिवोल्ट ऑफ 1946 सुना हुआ है? क्योंकि हमें तो यही बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस से, अंग्रेजों ने बोला कि बहुत अच्छे लोग हो आप इतने अच्छे लोग हो, आप इतना नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट करते हो, हमारे दिल में करुणा आ गई कि इतने अच्छे लोगों के ऊपर हम राज कर रहे हैं, और इस करुणा के अंदर हम जो आपके यहाँ पे फैमीन्स कर देते थे, हम जो जलियांवाला बाग कर देते थे, हम जो आपको चेयर नहीं देते थे, उनको इतनी दया आ गई कि हम आपकी नॉन वायलेंस से छोड़ के चले गए। तो एक सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो सब जानते ही हैं। एक
बहुत बड़ा हिस्ट्री का पार्ट है इंडियन नेवी रिवोल्ट, उसके बारे में अभिजीत, इवन इफ यू वांट टू स्पीक अबाउट नेताजी व्हाटएवर, तो ये जो डिफरेंट पहलू है इसके ऊपर थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल। तो इंडियन नेवी रिवोल्ट, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट 1946 में हुआ, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड देखने की जरूरत है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? 1939 आई थिंक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। उसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थे, पूरा का पूरा यूरोप एम्ब्रॉयल हो गया, एंड जापान भी एम्ब्रॉयल हो गया इन एशिया। अभी क्या हुआ कि ब्रिटेन वाज वेरी मच अ पार्टिसिपेंट इन दिस वॉर, और ब्रिटेन का जो आर्मी था उसमें 2.5 मिलियन भारतीय सोल्जर्स थे। 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटेन के लिए फाइट किया, इवन दो इट हैड नथिंग टू डू विद इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। तो ये ब्रिटेन के लिए फाइट करने गए। दे फॉट, दे वर द ब्रेवेस्ट सोल्जर्स, दे फॉट, दे ब्लेड, दे डाइड फॉर अनदर कंट्री, फॉर द ऑक्यूपायर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पूरा वर्ल्ड वॉर हुआ, बहुत सारे 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया। 1945 में इवेंचुअली जर्मनी हार गया, हिटलर ने सुसाइड कर दिया, और एशिया में जापान भी हार गया विद द ट्विन न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो इसकी वजह से और इसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो ये सारे सोल्जर्स फिर वापस घर चले गए। तो अब क्या हुआ कि ये जो वॉर था ये बहुत ही डेवास्टेटिंग वॉर था। इसकी वजह से, इसके कारण से ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम फाइनेंशियली क्रिपल हो गया था। ठीक है, and they were no longer in a position where they could hold on to their overseas colonies, the slave nations. India was very far away. India is a very big nation to administer, and they were no longer in a position to administer India. और एक्चुअली क्या हुआ था कि भारत के पास अब कुछ बचा ही नहीं था देने को यूके को। सब कुछ उन्होंने चूस लिया था, सब सारा का सारा खून पी गए थे। अभी इंडिया का जीडीपी 2% हो गया था वर्ल्ड का। इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 29 ईयर्स था। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 29 ईयर्स था। कैन यू बिलीव क्या किया उन्होंने इंडिया को? तो ये सिचुएशन था। तो सारे के सारे सोल्जर्स वापस इंडिया आ गए, और उनका धीरे धीरे डीमोबिलाइजेशन स्टार्ट हुआ। डीमोबिलाइजेशन मतलब यू आर रिलीव्ड फ्रॉम द आर्मी, यू आर रिलीज फ्रॉम द आर्मी। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो था, बहुत ब्यूरोक्रेटिक था, और नेवी का स्पेशली स्लो था। नेवी का, रॉयल इंडियन नेवी का। तो उस समय इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी में अबाउट 80, अप्रोक्सीमेटली 80 बिग वॉरशिप्स थे विथ बिग गन्स, कैनन्स एंड ऑल दैट। और रॉयल इंडियन नेवी का स्प्रेड क्या था? मुंबई, कराची, मैड्रास कहते थे उसको उस समय, मद्रास, विशाखापट्टनम, अंडमान्स, सिंगापुर, इंडोनेशिया, एंड ऑल्सो इन द मिडल ईस्ट। इतना बड़ा स्प्रेड था इंडियन नेवी का। अभी क्या हुआ कि ये जो सारे सेलर्स थे मुंबई में, कराची में, एक्सेट्रा, ये उनको बिठा दिया गया बैरक्स में, और बोला कि अब बैठो, व्हेन यू वेट फॉर अस टू डू द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यू। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस चला ये। उनका ट्रीटमेंट बहुत बुरा था, उनकी सैलरीज, वेजेस बहुत कम थी, उनका खाना बहुत खराब था, एंड दे वर फेसिंग लॉट ऑफ रेसिज्म फ्रॉम देयर ब्रिटिश सुपीरियर्स। दे वर कॉल्ड सन्स ऑफ कूलीज, सन्स ऑफ बिचेस, ब्लैक बास्टर्ड्स, पता नहीं क्या क्या बोलते थे उनको। तो इवेंचुअली कुछ तो हो गया। और मुंबई में कुछ 200 सेलर्स ने एक स्ट्राइक कर दिया। दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक, दे वेंट ऑन अ प्रोटेस्ट, दे स्टार्टेड सैल्यूटिंग देयर सुपीरियर्स विद द लेफ्ट हैंड। ऐसे लेफ्ट हैंड से सैल्यूट करने लगे। उन्होंने वॉल्स पर ग्राफिटी लिखना शुरू कर दिया, क्विट इंडिया एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड देन क्या हुआ कि बहुत सारे और लोगों ने इसमें, बहुत सारे और सेलर्स ने इसमें ज्वाइन कर दिया। और फिर क्या हुआ कि ये पूरा जो प्रोसेस है ये वायरल चला गया। वायरल, इट वेंट वायरल बिकॉज दीज गाइज हैड कैप्चर्ड द टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन नेवी। वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था फॉर दैट टाइम, वायरलेस एंड ऑल दैट, एंड दे कम्युनिकेटेड विद ऑल द शिप्स। एंड ओवरनाइट क्या हुआ कि 78 इंडियन वॉरशिप्स रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। The British lost control of the Indian Navy overnight. Overnight, 78 ships in Karachi, in Mumbai, in Visakhapatnam, in Madras, in the Andamans, even in Indonesia, Singapore, and in the Middle East. ये हाल हो गए, ये हालत हो गई, right? And they had no way to। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुंबई के लोगों ने, कराची के लोगों ने भी इसमें पूरा साथ दिया। They also went on strike. They've also started doing demonstrations, protests on the streets of Mumbai and Karachi. They started pushing the English people around and heckling them and all that. They burned trains, British occupation infrastructure. They burned trains, they destroyed British buildings. और ये बहुत dangerous
सिचुएशन हो गया था। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय इंडियन आर्मी को इस बात के बारे में पता नहीं था, क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी आज भी बहुत अलग अलग फोर्सेस है, कम्युनिकेशन थोड़ा कम होता है आज भी। तो उस समय कुछ कम्युनिकेशन नहीं था और आज के जैसा कुछ वो टेक्नोलॉजी नहीं था। सो इंडियन आर्मी 25 लाख सोल्जर्स को इसके बारे में अब तक पता नहीं था। ये चीज कब हुई? आई थिंक इट्स इन February 1946, ये रिवॉल्ट। तो ब्रिटिश बहुत डर गए कि अगर, और उस समय क्या था कि पूरा नेशनल माहौल ऐसा था कि इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस की आर्मी ने बहुत अच्छी फाइट दी थी ब्रिटिश को इन द बर्मीज कैंपेन, इन द बैटल ऑफ इम्फाल, बैटल ऑफ कोहिमा, बहुत अच्छी फाइट दी थी। सुभाष चंद्र बोस केम ऑल द वे अप टू मोइरांग इन मणिपुर। सो इंडिया, और फिर क्या हुआ कि वो हार गए अनफॉर्चुनेटली, और उनके सोल्जर्स को अरेस्ट कर दिया गया और उनका कोर्ट मार्शल हो रहा था एंड ऑल। तो इंडिया के लोग बहुत दुखी थे और बहुत गुस्से में थे इस बात से। तो ये सिचुएशन थी उस टाइम पे, ये माहौल कहते हैं, माहौल था। और यहाँ पर ये नेवी का रिवोल्ट हो गया, पूरा का पूरा नेवी आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। और अगर इंडियन आर्मी को इसके बारे में मालूम पड़ गया तो इन 24 to 48 आवर्स ब्रिटिश ऑक्यूपेशन वुड बी ओवर। और क्या होता उस समय, ऐसा होता तो कि इन द पीपल ऑफ इंडिया वुड हैव टेकन पावर बैक थ्रू वायलेंस, थ्रू फोर्स, ऑन देयर ओन टर्म्स, नॉट ऑन द टर्म्स दैट द ब्रिटिश गिव यू। तो आजादी हमें भीख में नहीं मिलती, हम छीन के लेते थे। तो ब्रिटिश बहुत डर गए। तो उन्होंने पुलिस को कहा मुंबई में और कराची में कि भाई आप एक क्राउड को कंट्रोल कीजिए। पुलिस ने भी मना कर दिया। पुलिस ने भी मना कर दिया। द पुलिस ऑल्सो ज्वाइंड द प्रोटेस्ट। फिर इन्होंने क्या किया कि एक दो रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी के लाए, उनको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया और उन्हें ऑर्डर किया कि आप, ये क्राउड बहुत ये सब कर रही है, ठीक करो उनको। सो द इंडियन आर्मी ओपनड फायर ऑन अनआर्म्ड मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन इन मुंबई, इन कराची। ऑफिशियल डेथ टोल कुछ 200-300 होगा, ये झूठ है। Thousands died in the city of Mumbai, in the city of Karachi. Thousands of innocent, unarmed Indians died, men, women, and children in Mumbai, in Karachi. I don't know about Madras and Visakhapatnam. हमारे historians ने कोई records रखे नहीं है, सब कुछ उन्होंने अंडर द कार्पेट स्वीप कर दिया है। तो ये सिचुएशन हो गई थी, बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन थी, राइट। और ये जो सेलर्स थे, उन्होंने क्या किया, हर एक इंडियन नेवी शिप उन्होंने 3 फ्लैग्स लगा दिए। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग, एक मुस्लिम लीग फ्लैग और एक इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी फ्लैग, क्योंकि ये 3 प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी उस समय पर। ओके, तो उन्होंने ये एक सॉलिडारिटी डिक्लेयर की विद द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, बिकॉज दे थॉट दीज आर फ्रीडम फाइटर्स। अब क्या हुआ रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आया? द इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिएक्शन क्या आया? मिस्टर मोहनदास गांधी कंडेम्ड दिस एक्शन। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू सच अ टेरिबल डिसोबीडियंस। भाई आप ही तो बोलते थे सिविल डिसोबीडियंस, तो सिविल डिसोबीडियंस नेवल डिसोबीडियंस क्यों नहीं बन सकती? बट ही कंडेम्ड इट वेरी स्ट्रांगली। सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस कंडेम्ड दिस एक्शन कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। द मुस्लिम लीग अंडर मिस्टर जिन्ना also strongly condemned this thing. Only the Indian communists supported for their own personal agenda. Okay, because they wanted a communist revolution. Maybe अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग नहीं करे तो हम इसमें घुस जाए और हमें हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए इसका, तो इसके लिए उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ये सेलर्स बहुत डिसहार्टन हो गए। फिर क्या हुआ कि मोहनदास गांधी ने मिस्टर पटेल, मिस्टर वल्लभ भाई पटेल को मुंबई भेजा कि आप इनसे बात कीजिए, आप उनको ठीक कीजिए। तो मिस्टर पटेल, वल्लभ भाई पटेल मुंबई आए। उन्होंने इन लोगों से बात की मुंबई में। उन्होंने इनको अश्योरेंस दी सेलर्स को ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। मिस्टर पटेल अश्योर्ड द सेलर्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आप इमीडिएटली सरेंडर कर दीजिए, आपको कोई रिपरकशंस नहीं होंगे, आपके सामने कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपको कोई कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इवेंचुअली कुछ 7-8-10 दिन के बाद ये सेलर्स बहुत हताश हो गए। They became very disheartened and they all surrendered. As soon as they surrendered, they were all arrested, imprisoned and court-martialed. तो immediately जो सरदार पटेल ने जो वर्ड दिया था, it was broken immediately. फिर क्या हुआ कि they were imprisoned for months, they were given terrible treatment, maybe some of them were tortured, they were starved. और भारत की स्वतंत्रता के बाद they were not reinstated to the naval positions, they were not given compensation for their treatment, and they just vanished into obscurity. This is how India and also Pakistan treats its patriots. ठीक है, तो क्या हुआ कि इसके वजह से they were able to quell the insurrection and they were able to
अभी क्या था, ये मिस्टर गांधी और मिस्टर जिन्ना ने क्यों अपोज किया? क्योंकि उस समय 1946 में प्रिपरेशंस चल रहे थे फॉर द ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया एंड फॉर पार्टीशन। तो मुस्लिम लीग हैड समथिंग बिग टू गेन, उनको पूरा पाकिस्तान नाम का एक देश मिलने वाला था, और कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफर ऑफ पावर मिलने वाला था फ्रॉम द ब्रिटिश विथ ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड पावर स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट। जो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और पावर स्ट्रक्चर से, इंस्टीट्यूशन से, वी नो व्हिच इंस्टीट्यूशंस दे आर, आज भी जीवित है वो सब। आप ही एक इसके एक मेंबर हो फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल। सो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन सारे के सारे इंटैक्ट मिलने वाले थे कांग्रेस को, सारे पावर स्ट्रक्चर्स उनको इंटैक्ट मिलने वाले थे, तो व्हाई वुड दे लेट दैट गो? और ये जो इंसरेक्शन हुआ नेवी का, इट वाज अ ह्यूज चैलेंज, इट वाज अ ह्यूज थ्रेट फॉर द कांग्रेस पार्टी एंड फॉर द मुस्लिम लीग, बिकॉज उनको जो मिलने वाला था इतना बड़ा प्राइज, वो उनके हाथ से छूट सकता था। So that is why they did not support it. They misled the sailors कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, but they were all betrayed. So this was the great betrayal of India. 1946 में भारत को स्वतंत्रता मिल सकती थी as a united country on our terms, not on the terms that the British gave us. ये भारत का सबसे बड़ा betrayal है by the on the hands at the hands of the Congress Party, Indian National Congress and the Muslim League. और ये जो कम्युनिस्ट्स है, उनका भी अपना एजेंडा था फॉर सपोर्टिंग द सेलर्स। भाई कम्युनिस्ट ऑलवेज वांट द बिग रिवॉल्यूशन ना, कम्युनिस्ट वांट द बिग रिवॉल्यूशन, तो दिस कुड हैव बीन दैट रिवॉल्यूशन दैट दे कैन कैप्चर एंड से दैट हमने करवाया। तो इसके लिए उन्होंने सपोर्ट किया, बिकॉज हिस्टोरिकली कम्युनिस्ट हैव ऑलवेज बीन एंटी इंडिया। तो ये संक्षेप में कहानी है 1946 रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट की, व्हाट कुड हैव बीन एंड व्हाट वी गॉट। विजीत, बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये सारे पहलू रखे, इंक्लूडिंग द लास्ट वन ऑफ द रॉयल नेवी रिवोल्ट, क्योंकि इसमें मैं एक बात सिर्फ जुड़ना चाहूँगा, क्योंकि आप जब ये बात बोल रहे हैं मुझे भी बहुत चीज़ें नई लगी, बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत चीज़ें नई लगी, बहुत चीज़ें बहुत नॉलेजेबल हैं आपने जो दी उसमें। पर जब आप बोलते हैं तो ये यस एक दिमाग में बात आती है कि अगर आर्म रेवोल्यूशन से पावर आती तो उस रेवोल्यूशन में से कोई शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाता, या कम से कम बहुत बड़े पद पे पहुंचता, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पहुंचता। तो जो इस्टेब्लिश्ड पार्टी हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तो वो इसको नज़रअंदाज करना चाहेंगी और यही दिखाना चाहेंगी जनता के पास जाते हुए, देखो हमने, और सिर्फ हमने, ये नहीं कि हमने भी बहुत काम किया, ऑब्वियसली कांग्रेस में बहुत पेट्रियट्स ने बहुत काम किया, हमने भी काम किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी काम किया, आर्म रेवोल्यूशन ने भी काम किया। पर नहीं, अगर आप वो दिखाएंगे तो पावर स्ट्रक्चर एज यू सेड डाइसी हो सकता है। तो रादर सब हमने ही किया और हमारे ही पीसफुल मीन्स से आ गई, जबकि इतिहास और हिस्ट्री में बहुत ऐसे पहलू हैं जो डिफरेंट चीजें दिखाते हैं और बहुत मैसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखाते हैं डिफरेंट चीजों की। Abhijit, thank you so much for covering such different 5 topics and taking out time. And I would keep requesting you कि थोड़े दिनों बाद किसी और टॉपिक पे ऐसे ही आप अपना समय निकालिए कि ऑडियंस को एनलाइटन कीजिए, और ऑडियंसेस आप भी, जो जो अभिजीत ने बोला है आपके लिए बहुत नई नॉलेज होगी, बहुत लोगों के लिए। पढ़िए, रिसर्च कीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग कीजिए कि आपको जो सुना है और आपने जो पढ़ा है उसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसी आई है, रिसर्च योरसेल्फ। That is what India needs: independent thinkers and challenges to the existing narratives. Thank you so much, Abhijit, for taking up time. My pleasure. Thank you so much for having me. Thank you.